हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, किन किन के माध्यम से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी जीन को आप होस्ट सेल में भेज पाओगे, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी, यानी कि इसमें जीनों का हेर फेर किया जाता है। मेरे साथ आप लिखते चलिए जिससे आपको ध्यान रहे। जीनों का हेर फेर किया जाता है, यानी कि अगर आपको कोई जीन अच्छा लग रहा है किसी प्लांट में, किसी जंतु में, और आप इसे अपनी वांछित कोशिका में पहुंचाना चाहते हो, तो आप इस जीन को लेके जा सकते हो और उसमें पहुंचा सकते हो। ये संभव है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से। पिछले कुछ समय से, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, ये ज्यादा एडवांस आपके सब्जेक्ट नहीं है जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेकिन आपके जंतु और पादप जगत में बहुत ज्यादा इससे आपको दशकीय चेंज देखने को मिले हैं। तो इसमें जीनों का हेरफेर किया जाएगा और आप अपने वांछित जीन या आपका जो डीएनए है उसे अपनी होस्ट कोशिका यानी कि मनचाही कोशिका में भेज पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे भेजने के लिए, भेज पाएंगे ये तो जरूरी है ही, आप भेज देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ यहाँ पे आपको सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो संसाधन चाहिएंगे, जो आपको मटेरियल लगेगा उस जीन को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन कौन हो सकता है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वांछित जीन या फिर डीएनए को आप किसी दूसरी कोशिका में भेज रहे हैं, तो मान लीजिए जिस कोशिका में भेजते हो आप, उस कोशिका को आप क्या बोलते हो? होस्ट सेल बोलते हैं, होस्ट सेल। ठीक है। और जिससे लिया जाता है, मान लीजिए आपने ए से लिया और बी में भेज दिया, तो ए कोशिका यहाँ पे क्या कहलाएगी? डोनर सेल कहलाएगी, दाता कोशिका। ठीक है। ये ग्राही कोशिका। तो दोनों हिंदी में भी ध्यान रख सकते हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, जिससे मैं दोनों लैंग्वेज में बताता चलूंगा। ठीक है। अब मटेरियल कौन कौन से चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको क्रम से अगर बताता हूं मैं, तो सबसे पहले आपको एंजाइम लगेंगे यहाँ पे, और आपको डीएनए लगेगा, वांछित डीएनए, और एक आपको वाहक लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम कौन कौन से लगेंगे, वाहक को क्या होता है, ये सारी चीजें हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको एंजाइम कौन कौन से लगने वाले हैं यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले नंबर का एक एंजाइम है जिसे आप बोलते हैं प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। यानी कि क्या करता है, ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान के काटता है। तो आप इसे आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर सीजर है ये, आणविक कैंची का काम करता है। जैसे कैंची है, उससे आप किसी भी वस्तु को दो भागों में विभाजित कर सकते हो, कपड़े को, उसी तरह से ये एंजाइम को दो भागों में विभाजित कर देता है। और ये बीच वाले भाग से कर रहा है तो इसे एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे। अगर किनारे से कर रहा है, मान लीजिए ये आपके पास में डीएनए है, ये भी दो प्रकार के होते हैं रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं। एक तो होता है एंडोन्यूक्लियस जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो किनारे पे काटे, जैसे मान लीजिए किनारा है और ये मिड वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है। अगर वो मिड पार्ट से कट कर रहा है, बीच वाले भाग से काट रहा है, तो ये इसे आप बोलोगे एंडोन्यूक्लियस। अगर किनारे से काट रहा है तो इसे आप बोलोगे एक्सोन्यूक्लियस। ये दो थोड़ा सा अंतर है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। नई स्लाइड लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया एंजाइम लगेंगे। एंजाइम्स में आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया, एक चलता है आपके लाइगेज एंजाइम, इससे आप बोलते हैं एक ग्लू होता है ना, गोंद, उसकी तरह काम करता है ये। ठीक है। ये दो डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है, ये दो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करेगा। दो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है।
ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये कैंची की तरह काम करता है, यानी कि उन्हें काटने का काम करता है। ठीक है, ये एक तो एंजाइम ये है। दूसरा आपके एक आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसका काम क्या होता है वो भी आप देखिए। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए का जो खंड है इससे उसकी कई सारी कॉपीज बनवाएगा, कॉपीज बनवाएगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो डीएनए का खंड है उसका प्रयोग करके इसकी बहुत सारी कॉपीज बनवाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें आपके एंजाइम हो गया। ठीक है, एक होता है आपके वाहक। देखिए वाहक काम क्या करता है, वाहक करता है जो, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक कोशिका है और ये आपकी मनचाही कोशिका जिसमें आप भेजना चाहते हो, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल है जिसमें आप डीएनए खंड को भेजना चाहते हो। तो ऐसा तो है नहीं इसे हवा में आपने डीएनए खंड को यहाँ से, जैसे ये डीएनए है आपने और इस वाले पार्ट को यहाँ से लेके जाना है, ये वाला पार्ट आपको हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करोगे आप, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एंजाइम यूज किया जाएगा। लेकिन इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए भी कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत करेगी और ये काम करता है वाहक। वाहक अपने शरीर पे इसे लेके जाएगा, जैसे मान लीजिए जीन का खंड है और इसे चल के इसके अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, तो वाहक का काम क्या है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक वांछित डीएनए या जीन तक पहुंचाना। ठीक है, इसे आप बोलोगे वाहक। ठीक है, अब वाहक के कुछ गुण होने चाहिए जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इसमें यहाँ पहुंचते ही ये इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाने वाली कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें उरी मार्कर का होना जरूरी है, जो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखने, आपको इतना ध्यान रखना है वाहक होता है जो डीएनए खंडों या वांछित जीन को लेके जाता है। ठीक है, और वांछित कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा आपके वाहक हो गया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया और आपके पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। लाइगेज एंजाइम है, उसका काम क्या है, डीएनए खंडों को जोड़ना। ठीक है, अब वाहक के रूप में कौन कौन यूज हो सकता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे जंतुओं में अगर डीएनए लेके जाना है तो उसमें आपके यूज होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी जैसे पीबीआर है 322 या फिर इकोलाई का है इकोआर फर्स्ट, ये वाहक के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, पीबीआर 322 और इकोआर फर्स्ट, ये इकोलाई जो बैक्टीरिया है उससे प्राप्त किया जाता है। और ये पीबीआर 322 ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये क्या है, जंतुओं में प्लाज्मिड के नाम है जो जंतुओं में डीएनए खंडों को लेके जाएंगे जंतु कोशिका में। अगर पादप कोशिका में बात करें तो प्लांट सेल में आपके एक तो होता है एग्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है आपका, जिसे प्लांट जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। उसमें एक तो टीआई प्लाज्मिड होता है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को लेके जाता है, और एक होता है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अगर प्लांट में आपको कोई डीएनए खंड को पहुंचाना है तो वहां पे आप टीआई प्लाज्मिड या फिर आरआई प्लाज्मिड का यूज करोगे। जंतुओं में पहुंचाना है तो पीबीआर 322 और इकोआर फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ये सब होने के बाद में अगर मैं आपको बताऊं, चलिए नई स्लाइड लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसका प्रोसीजर अगर देखें, हम चरण देखें कौन कौन से चरण होते हैं, तो सबसे पहले कोशिका में से कोशिका भित्ति को डिसॉल्व किया जाएगा। कोशिका भित्ति को डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करके उसका पूरा जो मटेरियल है कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति को हटा के ही तो आप जीव द्रव्य में पहुंचोगे। पहले कोशिका भित्ति होगी प्लांट में, जंतुओं में कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो वहां पे क्या है, जीव द्रव्य है, तो वहां पे आप वहां पे कोशिका झिल्ली है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति को हटाने वाले एंजाइम हैं, जैसे अगर आप कवक की कोशिका भित्ति हटा रहे हो तो वहां पे काइटिनेज एंजाइम यूज होगा। अगर जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को हटा रहे हो तो वहां पे सेलुलेज एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा सबसे पहले, और उसकी कोशिका भित्ति को हटा दिया जाएगा। मान लीजिए ये आपके गुणसूत्र हैं और ये आपकी क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली या फिर जिसे आप जैव झिल्ली बोलते हैं, और ये आपकी कोशिका भित्ति है। ठीक है, तो ये जीवाणु है। जीवाणु में सबसे पहले क्या करेंगे आप, और ये आपके गुणसूत्र है जो आप पहुंचाना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे हटाओगे, डिसॉल्व करोगे। यहां से इसे डिसॉल्व करने के बाद में जीव द्रव्य झिल्ली हटेगी
उसके बाद में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओपन होगा और वहां पे गुणसूत्र आपके बाहर आ जाएगा इस तरह से, और बाहर आ जाएगा। इसमें आपको पूरा डीएनए तो लेना नहीं है, इसमें कुछ डीएनए का पोर्शन लेना है, वो आप कट कर लोगे। ये दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करना, दूसरा प्रोसीजर है ये, ठीक है। तो यहां से आप कट करोगे और कट करके आपने डीएनए का खंड, ये आपके पास में डीएनए का खंड मिल गया, ठीक है। ओके, तीसरे में क्या करोगे, आप वाहक का चयन करोगे। अब इसका जो आकार है वो देखोगे, इसका ज्यादा बड़ा आकार है तो उसके हिसाब से ज्यादा उचित वाहक आपको चाहिए होगा यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि सारा वाहक वहां पे हर किसी को ले जाएगा, ठीक है। कुछ बड़े डीएनए के खंड होते हैं, उनके लिए जो आर्टिफिशियल जो आपके क्रोमोसोम है, सॉरी जो वाहक हैं वो ले जा पाते हैं उन्हें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वाहक का चयन करना है, उसके बाद में वाहक में ये जोड़ा जाएगा, वाहक में डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, ठीक है। डीएनए खंड को जोड़ा जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, जैसे ये वाहक है आपका, मान लीजिए ये वाहक है, ठीक है, ये इकोलाई वाला वाहक है, तो यहाँ पे ये जोड़ दिया गया है, तो इसके यहाँ पे आ गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपके वांछित डीएनए है, ये वाले पोर्शन, ठीक है। बाकी का वो कैसा है, पूरा नॉर्मल है। अब ये क्या हो गया, हाइब्रिड वाहक हो गया, ठीक है। इसमें रिकॉम्बिनेंट वाहक हो गया। अब इसमें एक पोर्शन दूसरा डीएनए का है, एक खुद का डीएनए है उसका, ये प्लाज्मिड है कोई जीवाणु का, और ये पूरा भाग हो गया। अब इसे कोशिका में ले जाना है, इस कोशिका में लेके जाना है इसे, ठीक है। फिर होगा पांचवा आपका इसका समावेशन, यानी कि आपका जो वाहक है, वाहक को पोषक कोशिका में समावेशन किया जाएगा, ठीक है, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। फिर आपने चेक करना है कि आपका जो डीएनए खंड है, जो जीन है, वो पहुंचा है कि नहीं, ठीक है। फिर आपको उसकी क्या बनानी है, कॉपीज बनानी है, बहुत सारी कॉपीज बनाओगे उसके बाद में, ठीक है। और आपके पास में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो आप डीएनए खंड पहुंचाना चाहते थे उसकी बहुत सारी कॉपीज आपने बना ली है, और जैसे ही डीएनए खंड इस कोशिका में पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका डीएनए खंड पहुंच गया, तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। इसका खुद का डीएनए था, अब इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया ये। और इस जीव को क्या कहेंगे आप, रिकॉम्बिनेंट जीव कहेंगे इसे, ठीक है। तो ये सारे चरण हैं, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको उसका भित्ति को डिसॉल्व करोगे, फिर आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करोगे, फिर वाहक का चयन करोगे, वाहक में डीएनए खंड को जोड़ा जाएगा, फिर इसका समावेशन किया जाएगा, और फिर चेक किया जाता है कि डीएनए खंड है वो पहुंचा है कि नहीं, इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद में उसकी कॉपीज बना ली जाती हैं, और आपने जो डीएनए खंड भेजा था वो पहुंच गया है वहां पे, और उसके आप कई सारे जैव आवर्धन कर सकते हैं, उसका सूक्ष्म प्रवर्धन करके उसका और ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। I hope this will be all about genetic engineering portion. I will be meeting you in my next videos. Thank you.